जय हिंद साथियों, चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए हम आज समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। आज आपका बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है और आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है उसमें भी आपको यही दिया गया है कि 40 मार्क आपका जो समान अध्ययन क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और 11 12 में रहेंगे। यानी जो आपका 40 मार्क का समान अध्ययन है वो आपका सभी क्लास में पूछे जाएंगे। तो ये देखिए आपका सभी के लिए आपका अनिवार्य है। जो आपका 40 मार्क का समान अध्ययन है ये आपका सभी के लिए अनिवार्य है। और देखिए ये आपका एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका वैल्यू नहीं करते होंगे, हो सकता है, क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, समान अध्ययन पर ध्यान नहीं देते हैं। यही इसके लिए आपका गलतफहमी है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका साइंस है, ठीक है। अब मान लीजिए साइंस में क्वेश्चन आपका हार्ड आ गया, ठीक है, हार्ड आ गया, तो आपका यही आपका समान अध्ययन है जो आपके मार्क को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो यही आपका जो 40 मार्क का समान अध्ययन है आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। तो इसको भी आप वैल्यू कीजिए, ठीक है। हम तो कहेंगे आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपका अधिक वैल्यू आपको इसको करना चाहिए, क्योंकि आपका समान अध्ययन का सभी के लिए आपका सेम रहता है और क्वेश्चन भी आपका इसका यानी मॉडरेट रहता है। देख लीजिए इस बार भी आपका इसका क्वेश्चन जो था आपका मॉडरेट था, ठीक है। भले आपके सब्जेक्ट हार्ड था, जैसे साइंस में तो आपका 9 to 10 में तो साइंस आपका हार्ड था, लेकिन इसका समान अध्ययन देख लीजिए, जो 40 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका मॉडरेट था। तो यही आपको मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बस आप कुछ नहीं कीजिए, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए जो आपको हम करवाते हैं, बस ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये आपके लिए काफ़ी है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके मार्क्स में ये आपका बहुत मार्क इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इंक्रीज करने में इसी का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में, 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1911। याद रखिएगा जब का वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है वो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था संविधान सभा ने, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है, क्वेश्चन कर रहा है कि उन पशुओं को क्या क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो उसको हम सर्वाहारी कहते हैं, यानी वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी की दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा MTNL ये महारत्न कंपनियां नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है। देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका जो यह क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखिए इसमें 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये आपका 1 अधिक है। यहाँ देखिए 4 3 7 3 अधिक है, फिर यहाँ देखिए 7 5 12 5 अधिक है, फिर यहाँ देखिए 12 7 19 7 अधिक है, फिर आपका यहाँ देखिए तो आपका कितना है, यहाँ 9 अधिक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ आपका कितना था, 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, यहाँ 9 था, यानी सभी के आपका ये विषम संख्या था, 1 3 5 7 9। तो आगे क्या होगा, यानी आगे 11 का क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम 28 में 11 को ऐड कर देंगे, आपका जगह 8 1 9 और 2 1 3 39 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 39 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि यदि एक समबहुभुज का बहिर्कोण 72 डिग्री है, क्वेश्चन यदि एक समबहुभुज का बहिर्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखिए ये आपका मान लीजिए कोई भी बहुभुज है, ठीक है। हमको नहीं पता कितना भुजा है, लेकिन समबहुभुज है, कितना भी भुजा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए आपको कह रहा है कि इसका बहिर्कोण यानी ये बाहरी कोण कितना है, ये आपका 72 डिग्री है,
72 डिग्री है। तो कह रहा आंतरिक कोण क्या होगा, अंतः कोण क्या होगा, तो अंतः कोण आपका ये है और आपको पता है कि ये दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम 180 में इस 72 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 180 माइनस 72, ये आपका जाएगा ना, ये आपका जगह 108 डिग्री, यानी अंतः कोण कितना होगा 108 डिग्री होगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका किस ऑप्शन में है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि देखिए यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए आपका यहाँ देखिए 36 है, यहाँ 81 है, यहाँ आपका क्या है बॉक्स है, ठीक, ये आपका खाली है। अब यहाँ कर 36 है, 81 है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है 6, 9 और 15 बन रहा है। अब सोचिए कि क्या होगा इस दोनों संख्या से कि आपका ये आ गया होगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ दिख रहा है आपको कि 36 है यानी क्या है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी इस 36 का यदि हम रूट करते हैं, ध्यान दीजिए, इस 36 का यदि रूट करते हैं कितना आता है आपका, तो ये आपका 6 आता है, ठीक है, 6 आता है। अब वही 6 आपका यहाँ पर है और इस 81 का रूट करते हैं कितना आता है 9 आता है। तो ध्यान दीजिए इसका रूट कीजिए, इसका रूट कीजिए, इसका रूट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर दिया गया है और इसका रूट आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ 15 कैसा आया है, तो इस दोनों को ऐड कर दिया, 9 6 15 होता है। उसी तरह आपको यहाँ किया गया, देखिए 8 का स्क्वायर कितना था 64 होता है, यानी यहाँ आपका इसका रूट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, जो आपका 8 यहाँ दिया गया है, और 144 को रूट करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, जो आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ 20 है तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 20 आ गया है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम, 49 है तो 49 का रूट कीजिए कितना आएगा आपका 7 आएगा, ठीक। यहाँ 100 का रूट कीजिए कितना आएगा 10 आएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7, 10 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 10 7 17 आ जाएगा, यानी 7, 10, 17 आएगा, ठीक है। आप किस में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, 7, 10, 17 ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही है। तो करा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। अब सोचिए ये आपका देखिए मान लीजिए रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी यदि इधर जा रहे हैं तो व्यक्ति इधर की ओर जा रही है इसके विपरीत दिशा में। तो कब क्रॉस करेंगे, तो देखिए कब क्रॉस करने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो जो रेल की लंबाई होंगे, ठीक है, उतना दूरी हो उसको, यानी उसको उतना दूरी तय करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो हम सिंपली आपको सीधे लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो एक चीज़ और है कि रेलवे का जो आपका स्पीड है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है। तो जब हम रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा क्योंकि वो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो 2 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति इसका स्पीड कितना दिया 4 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है। तो ये इसको पार करने में कितना समय लगेगा, आपको समय तो दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, L बराबर दूरी जो आपको जाएगा, दूरी जो उसको क्रॉस करना पड़ेगा रेलवे की लंबाई के बराबर, ये आपका क्या आ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड मान लीजिए ट्रेन का स्पीड आपका v है, ठीक है, इसका स्पीड दिया कि ना 4 है, तो इसको जोड़ देंगे क्योंकि वो अपोजिट दिशा में, ठीक है, v+4 जगह गुने टाइम कितना दिया इसको 10 सेकेंड दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये L का वैल्यू आ गया। अब देखिए दूसरी केस में क्या होगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसको 8 सेकेंड में पार करता है, लेकिन इसका स्पीड क्या है 10 है, तो इसका हो जाएगा v+10 हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब गुने इसका समय कितना लगता है 8 सेकेंड लगता है, ठीक। अब देखिए ये भी L के बराबर है, ये भी L के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपको हम इसको कर देते हैं क्या, v+4 × 10 बराबर v+10 × 8, ये आपका है, ठीक है। यह उसको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 10v +10 चौक 40, यहाँ आपका जगह 8v + 10 8 80, ये जगह इधर इसको लीजिए और इसको इधर ले गए, ठीक है। आपका आ जाएगा 10v, इसको इधर ले गया 8 है ना, इसको इधर ले गए, तो आपका आ जाएगा 10v - 8v बराबर आपका आ जाएगा 80 - 40, आपका आ जाएगा यानी 2v बराबर कितना, 2v बराबर आपका आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा। यहाँ से v आ जाएगा, यानी 2 से काट दीजिए, आपका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन का चाल आ गया कितना, ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ट्रेन का चाल आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में है आपका, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर
टू में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक कक्षा में 60 छात्र है। ठीक है, एक कक्षा में 60 छात्र है और उसमें से लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:7 है। ठीक है, आप देखिए कह रहा है 5:7 है, ये लड़का और लड़कियों का अनुपात है। तो आप देखिए अनुपात में दिया गया, लेकिन ये टोटल कितना है आपका 60 है। तो आप देखिए इसको ऐड कीजिए, अनुपात में 7×5 12 आएगा। तो ये 12 पार्ट 60 के बराबर है। तो एक पार्ट कितना होगा, तो 12×5 60, 5 के बराबर होगा। एक पार्ट 5 के बराबर होगा, एक पार्ट 5 के बराबर होगा। तो देखिए ये आपका अनुपात कितना है, तो 5:7 है। और यहाँ हम निकाले एक पार्ट आपका 5 के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट 5 है, तो 5 पार्ट कितना होगा, 5 25 हो जाएगा। एक पार्ट 5 है तो 7 पार्ट कितना होगा, 7×5 35 हो जाएगा। कह रहा है आपका कि यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाता है, आप ध्यान दीजिए, 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, तो किसका अनुपात दिया था, लड़कियों और लड़का था। यानी लड़का ये है, इसमें से आपका 5 चला गया लड़का, तो कितना बच जाएगा, तो ये आपका ये तो लड़की 25 ही रहेगा, लेकिन लड़का आपका हो जाएगा 30। ठीक, क्योंकि 35 में से 5 चला गया। आप कह रहे हैं दोनों का रेशियो क्या होगा, आप निकाल लीजिए। 25:30 है, उसको रेशियो करेंगे तो 5×6 = 25, अब 5×6 = 30, आपका आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत में सीजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो सीजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। याद रखिएगा, भारत में सीजदा और पावोस प्रथा का शुरुआत बलबन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो ये आपका है पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान ये आपका उत्तरी अफ्रीका में, कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में, इसको याद रखिएगा। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका में याद रखिए कालाहारी है। कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो ये आपका है अपोलो 11 ये चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम यान है। और ये नासा का यान, किसका है, नासा किसका है, तो ये आपका अमेरिका का है। नासा किसका एजेंसी है, ये आपका अमेरिका का एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा का ये आपका यानी अभियान था अपोलो 11, जो सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचा था। और इसी के साथ आपका यानी जो नील आर्मस्ट्रांग है, जो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति है, तो इसी अभियान से गया था, यानी इसी यान से गया था, अपोलो 11 यान से गया था। ठीक है, याद रखिएगा उसको। ठीक, ये कब गया था, तो इस डेट को भी याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं। तो 20 जुलाई 1969 को ये यानी चंद्रमा पर गया था अपोलो 11। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि पुरातत्व स्थल सुरकोटा कहाँ स्थित है। सुरकोटा कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सबको पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, तो ये गढ़ा था आपका पुरकिंजे ने। किसने, यानी इसका हिंदी होता है यानी कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव ये किसने गढ़ा था, ये शब्द पुरकिंजे ने गढ़ा था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये क्या होगा, 1 होगा। रॉबर्ट हुक किसने क्या किया था, कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और याद रखिएगा न्यूक्लियस यानी केंद्र का खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, यानी जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। देखिए ऑप्शन 1 है, यानी ऑप्शन 1 आपका इपिथीलियम उत्तक टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू, तो ये आपका जंतु का प्रकार है। ऑप्शन 2 है कि मेरिस्मेटिक उत्तक, ये जंतु का उत्तक नहीं है, ये आपका पादप उत्तक है। ठीक है, ये क्या है,
पादप ऊतक है तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो आपका यानी जंतु ऊतक नहीं है। तो ये आपका जो 3 में है यानी संयोजी ऊतक, ये भी क्या है आपका, ये जंतु ऊतक है। पेशी ऊतक ये भी जंतु ऊतक है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो आपका है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ये आपका क्या है, तो ये आपका पादप ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। देखिए, तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। देखिए, विसरण क्या करते हैं, तो ये प्लाज्मा झिल्ली में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, यानी ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली में विसरण के द्वारा वो अंदर जा सकते हैं और CO2 बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। तंत्रिका केंद्र माना जाता है, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र माना जाता था, ये आपका था बंगाल, ठीक है। 20वीं शताब्दी में यानी भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र क्या था, बंगाल था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो ये आपका रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, और भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, इसको भी ध्यान रखिए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कितने ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना की गई थी। ITU की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा इसका स्थापना क्या था, 1865 ईस्वी में। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि म्यूरिस्टिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। म्यूरिस्टिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड यानी RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है। RLV-TD का फुल फॉर्म क्या है, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका जगह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटर। ऑप्शन आपका 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि कपास के रेशे को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गिनिंग कहते हैं। ऑप्शन आपका 1 होगा। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यानी यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम रखा गया। आपको पता होगा कि भारत में जो कुलदीप यादव है स्पिनर है, उसको चाइनामैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो गेंद होता है आपका स्पिन, तो चाइनामैन एक शैली है, तो वो चाइनामैन जैसे गेंद फेंकता है, इसीलिए कुलदीप यादव को चाइनामैन कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जो गेंदबाज का जो शैली है चाइनामैन शैली, वो किसके नाम पर रखा गया है, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया, याद रखिए, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर। किसके नाम पर रखा है, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी। तो ये कहता है आपका मोहन सिंह ने, मोहन सिंह भाखड़ा ने, यानी सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन का कल्पना किया था, ठीक। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया है, तो ये आपका कनाडा से लिया है, यानी संघीय व्यवस्था। याद रखिए, देखिए, संघीय व्यवस्था आपका जब भी कहा जाए कहाँ से लिया गया, तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। लेकिन आपको कहा जाए कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया, तब आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ध्यान रखिए, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया है। लेकिन आपसे कहा जाए कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया जाए, ठीक है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया है यानी कनाडा के संविधान से। तो दोनों में अंतर है, संसदीय ब्रिटेन से, संघीय
कनाडा से, इसको ध्यान रखें, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया है, तो आयरलैंड से आपका राज्य के नीति न सिद्धांत लिया है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, तो ये आपका होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय यानी गवर्नर कौन थे, तो ये था आपका, याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे आपका, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब थे आपका सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी हुआ था, याद रखिए, 1757 ईस्वी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे। देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या है, करते थे, क्योंकि अभी इसे समाप्त कर दिया है, इसीलिए क्वेश्चन है कि कितने सदस्य को लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे, तो उसके अनुसार आपका हो जाएगा एंग्लो इंडियन। तो पहले भारतीय संविधान एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया है। इसको भी याद रखिए कि 104वें संविधान संशोधन, याद रखिए 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिए, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि ट्रैकिया नामक मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है, तो ये आपका है श्वसन तंत्र का। ट्रैकिया श्वसन तंत्र का एक भाग है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कोशिकांग में किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ऑप्शन आपका 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन आपका है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसे दीपा कहा जाता है। क्या कहता है, दीपा कहा जाता है, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% की हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो कह रहा उसने होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% के हानि पर फूल को बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, देखिए आपको दिखाने के लिए दिखा रहा है कि हम 4% आपको डिस्काउंट दिया, कहने का तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति 100 रुपये में खरीदा होगा, तो 4% आपको कम करके देता है, तब तो उसको 4% लॉस हो रहा है, यानी 96 में ही आपको दे रहा है। लेकिन वो करता क्या है, वो आपको 25 ग्राम के स्थान पर क्या करता है, 20 ग्राम ही देता है। 25 ग्राम का स्थान पर वो 20 ग्राम ही वजन करता है। तो वो तो आपको दिखा रहा है कि हम इतना छूट दे रहे हैं, 4% हमको हानि हो रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसको देना था 25 ग्राम, तो उसका स्थान पर आपको 20 ग्राम ही देता है। तो कह रहा है तो इस प्रकार होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 25 ग्राम के स्थान पर वो आपको कितना दे रहा है, तो 20 ग्राम दे रहा है, यानी देर तो आपको रहा है 20 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है कितना, 25 ग्राम का स्थान पर 20 ग्राम दे रहा है। कितना कम दे रहा है, तो 5 ग्राम आपको कम दे रहा है, तो 5 ग्राम इसको बेनिफिट हो रहा है, कितना में, तो 20 ग्राम में, 25 ग्राम में नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको तो दे रहा है तो आपको 20 ग्राम, ठीक, लेकिन उसको 20 ग्राम आपको दे रहा है, तो उसको 5 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है 25 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितना, 20 ग्राम ही दे रहा है, तो 20 ग्राम में उसको 5 ग्राम बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखा जाए कितना परसेंट हो रहा है, तो 5/20 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 4 से 25 चुका 100, तो यह 25 चुका 100 आपका ये 25% नहीं हो गया, ये आपका लाभ नहीं हुआ। 25% लाभ कब होता, जब ये आपका 4% का हानि उसका नहीं होता, ये डिस्काउंट वो नहीं देता 4% आपको, ठीक है। तो 4% आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, तब कैसे हम इसको बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो आपको एक फार्मूला आपको बताए थे, A+B + AB/100, ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे। यानी देखिए 25% आपको तो फायदा हो रहा है, लेकिन 4% आपको लॉस भी लगाया है, तो हो जाएगा 25 - 4 गुने 25 बटे आपका हो जाएगा 100,
ठीक है, 25 चुका 100, 4 एकान 4, यहाँ आपका जगह 25 माइनस 4 माइनस 1, आपका जगह 25, 4 एक 5 माइनस 5, आपका जगह 20%, 25 माइनस 5 20%, यानी उसको फाइनली 20% का लाभ ही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, यानी कह रहा है कि ए का 20% तो 20% तो 20/100 हो जाएगा, बी के 25% के बराबर है, यानी बी 25/100, 100 कट जाएगा, 5 से काटिए 5 चौक 20, 5 25, यानी आपका यहाँ से ए और बी का रेशियो देखा जाए तो आपका आ जाएगा कितना 5:4 आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा आपका ये ए और बी का रेशियो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है ए का 28%, तो ए का जगह कितना आपका 5 है, तब 5 का 28% निकाल दीजिए। ए का 28% है, 5 का 28%। कह रहा है कि बी के कितने परसेंट के बराबर है, तो बी कितना आपका 4 है, तो यहाँ 4 दीजिए। हमको नहीं पता है कितना परसेंट है, तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स बटे आपका 100 हो जाएगा, एक्स परसेंट है तो देखिए 100 कट जाएगा, 4 से कटिए 7 चौक 28, आपका यहाँ आ जाएगा 7 पंचे 35%, एक्स बराबर, यानी एक्स का मान कितना आ गया 35% आ गया, तो यानी 35% के बराबर है। कितना है 35% के बराबर है। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन अगर आपका कि देखिए ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर 2/3 इंटू बी। अब क्या कीजिए बी को इधर ले तो आपका आ जाएगा ए बट्टे बी। ठीक है, तो ए बट्टे बी को हम लिख देते हैं ए रेशियो बी, ये आपका आ जाएगा कितना 2:3 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से लिखेंगे B/C। हम बी को इसी बी आपका इधर है, सी को इधर लेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 1:3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ठीक, 1:3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बी है तो यहाँ कितना 3 है, यहाँ आपका देखिए बी की जगह कितना है 1 है, तो जब यहाँ बी 3 है यहाँ 1 है तो ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम नहीं तो बना लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ की देखिए क्या आ जाएगा 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए बी की जगह कितना है 3 है, यहाँ भी आपका बी की जगह 3 है। अब आपका सही हो गया, तो ए की जगह आपका 2 है, बी की जगह 3 है और सी की जगह कितना है 9 है। तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा, तो आपको हो जाएगा 1:3:9, यानी 1:3:9 आ जाएगा आपका ए बी सी का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन आपका 1 होगा। ठीक है, मेरा कोशिश रहता आपका कि आपको फार्मूला याद नहीं किया जाए। ठीक है, फार्मूला को बिना याद किए क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, इसलिए हम बहुत कम फार्मूला का यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत कम फार्मूला का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, आपको रट्टू मल नहीं बनाना है। ठीक है, कि रट लो एग्जाम जाकर भूल जाना, रटे रहेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, लेकिन आप यदि यहाँ प्रोसेस से सीखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको कोई भी चीज़ रटवाते नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे टीचर रटवाता है कि भाई इसको इसमें गुना कर दो, इसको गुना कर दो, आप कन्फ्यूज ही रहते हैं आखिर क्यों गुना करते हैं। तो आपको हम दिखा दिए कि रेशियो आपको सेम लाने के लिए हम गुना करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है कि नरेश और सुरेश का आयु का अनुपात कितना है 6:5 है, और कह रहा है उसकी आयु का योग कितना है 44 है। देखिए यहाँ योग करेंगे हम अनुपात में तो आपका आएगा 6 5 11 आएगा, यानी ये 11 पार्ट आपका 44 के बराबर है। हम देखिए एक्स वाई नहीं मानते, आपको एक्स वाई नहीं मानते क्योंकि अब समय ज़्यादा लगता है, तो सोच सकते हैं ना। देखिए 6 और 5 का रेशियो है, यही इसका कुल योग कितना 44 है, तो 6 5 11 होगा, तो 11 पार्ट आपका 44 के बराबर दिया है, यानी 11 पार्ट आपका 44 के बराबर है, तो एक पार्ट कितना होगा 11 चुके 44, एक पार्ट आपका 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ देखिए ये 6 पार्ट है तो कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 4 हो जाएगा। ये आपका 5 पार्ट है तो कितना होगा, तब 5 गुने 4 हो जाएगा, तो 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो ये आपका इसका आयु कितना 24 साल है, इसका आयु 20 साल है। आप देख लीजिए इसका आयु कितना है 24 है नरेश का आयु, और आपका सुरेश का आयु आपका 20 साल है। ठीक, अब कह रहा है 15 वर्ष, इसका अनुपात क्या होगा, 15 वर्ष इसमें भी 15 जोड़ दीजिए, इसमें भी 15 जोड़ दीजिए, इसको 15 जोड़ेंगे तो आपका जगह 39, और इसको 15 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 35, यानी 39:35 आएगा, 39:35 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 3 आएगा, 39:35। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है।
क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि इस भिन्न का, यानी आपको जो भिन्न दिया है इसका कर है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए हम भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए भिन्न का आपका कर है एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल है। देखिए ऊपर वाले जो आपका अंश है ना, अंश जितने भी, तो अंश का आप क्या कीजिए एचसीएफ निकाल दीजिए, और जो आपका हर है नीचे में उसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। सिंपल है। कैसे याद रखेंगे, तो यदि एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले अंश वाले को एचसीएफ निकालना है, नीचे वाले को एलसीएम निकालना है, इसका उल्टा। ठीक है। यदि आपका यहीं पर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाले अंश का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो याद करना सिंपल है, जो आपसे कह रहा है निकालने के लिए तो ऊपर वाले को हम यही निकालेंगे, आपका जो नीचा रह जाएगा उसको उल्टा कर देना है। तो याद आपको आसानी से रह जाएगा, आई होप। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास नहीं है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। ठीक है, जब तक हम किसी न किसी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे याद करने में तब तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए, तो इसका अगर आपका एचसीएफ निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो आपका इसका अंश है यानी 1 2 3 4, इसका क्या करेंगे हम, तो एचसीएफ का रहा तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आएगा ही, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या है 1 है, इसका एचसीएफ के नाम का 1 है। देखिए आपको ऐसा कैसे आपको पता चला, तो चलिए दिखाई देते आपको। 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1, 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 1, 4 को लिख सकते हैं 4 गुने 1। अब देखिए 1 कॉमन है ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। ये किसका एचसीएफ आया है, ये आपका अंश का एचसीएफ आया है, तो इसका एचसीएफ निकालने के हम क्या करते हैं अंश का एचसीएफ निकालते हैं। और जो आपका हर है नीचे में 2 3 4 5, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो आप निकालिए 2 3 4 5, इसका एलसीएम निकालिए, या आप मौखिक रूप से हमको बताइए। इसका एलसीएम आप निकाल के देखिएगा, निकालिएगा 60 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 60 आएगा। ठीक, हम मौखिक आपको बता रहे 60 आएगा, क्योंकि देख लीजिए आप ये 60 से सभी संख्या आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आपका 60 आ गया। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 1/60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे, क्या हल करना पड़ेगा बताइए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा सोच लेंगे कि हो सकता है सर को ना बनता हो इसलिए छोड़ रहा है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय देते हैं आपको, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, हमको बताने में कुछ नहीं जा रहा है, हम तो 1 मिनट आपको बता देंगे। ठीक है, आपको हम मौखिक बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग को बनना चाहिए। आप लोग 1 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट इसका कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। इसके जगह क्या आएगा, इसके लिए आपको सोचना होगा कि आखिर इस 3 और इस 3 को यूज करें तो 9 आ रहा है, तो आपको सिंपल देख रहा है कि इस 3 दोनों को गुना करते 3 3 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ 45 कैसे आ रहा है, यहाँ गुना करेंगे तो 9 3 27 आपको आ रहा है, जबकि यहाँ 45 है। तो यहाँ तो आपको रूल ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर यह लागू नहीं हो रहा है, जबकि आपका ये रूल इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 पर हो रहा, 1 पर हो रहा, 2 पर नहीं हो रहा तो आपको लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों पर सेम रूल आपको लागू होगा। ठीक है, यानी ये सोचिए कि 3 और 9 से आपको 45 लाना है, और 3 और 3 से 9 लाना है, और 4 और 6 से 26 लाना है। ठीक है, बन गया आप लोग से। चलिए हम बनाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, ये आपको 9 दिख रहा है, लग रहा है आपको गुना करने में 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा है आपका, 9 3 27 ही आ रहा है। तो सोचिए कि 45 कैसे आया, यहाँ 9 कैसे आया। तो देखिए क्या किया, इस 3 को क्या किया स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर प्लस इस 3 का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब बटे 2 कर दिया। अब देखिए 3 क्या 9, 3 क्या 9, 9 9 18, 18 बटे 2 करेंगे तो आपको कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ 9 है, बिल्कुल है। इसी तरह यहाँ भी किया है, इस 3 का स्क्वायर कीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे 3 3 9, और इस 9 का स्क्वायर कीजिए, आपका आएगा 9 में 81। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका आएगा 81 प्लस 9 आएगा 90, 90 बटे 2 आएगा कितना 45 आएगा, कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, यहाँ 45 है, बिल्कुल है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा, छठा के
36 प्लस 4 चौक 16, ये आपका आ जाएगा 52। 52 का आधा कितना था 26 होता है, बिल्कुल सही आपका 26 है। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। यहाँ भी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, बटे 2 हो जाएगा, तो 4 4 8, 8 बटे 2 करेंगे ना आएगा 4 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं अभी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम बनाएंगे क्वेश्चन को, डायरेक्ट एग्जाम बनाएंगे क्वेश्चन को, तो यह आपसे एक बहुत बड़ी भूल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम मैनेज नहीं होगा। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बनाने में आपको समय अधिक लगेगा। तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप रूम पर पढ़ लीजिए, आप जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, समय के अंदर क्वेश्चन को हल नहीं करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अभी से आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समय का बचत तो होगा, आपका जो तरीका है फास्ट बनाने का वो फास्ट हो जाएगा। आप हो सकता है कि मैथ में वो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिले। हो सकता है आपका, जैसे हम क्वेश्चन आपको बनाते हैं, हो सकता है आप उसको लेंथी बनाते होंगे। तो आप जो इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं वास्तव हम मैथ को भी शॉर्टली बना सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, हमने आपको कोई ट्रिक बताते हैं, ठीक नहीं, आपको हम कोई फार्मूला रटवाते हैं, ठीक है, नहीं कोई आपको हम फार्मूला रटवाते हैं, फिर भी आप लोग क्वेश्चन को हल करना सीख जाते होंगे, ठीक है। हाँ, प्रोसेस बताते हैं आपको, प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कोई नहीं ट्रिक होता है, नहीं कोई आपको फार्मूला याद करना है, लेकिन फिर भी आपसे मैथ हल होगा। तो ये आप डेली क्लास देखेंगे तभी आपसे हो पाएगा, एक वीडियो देखने से आपको नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको इसी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, देखिए आपको नाम सेम है, जो चैनल का नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, वही सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिए, और उसको हल करने के बाद आप उससे मिलाइए, मिलाने के बाद देखिए कितना सही हुआ, और जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप वीडियो से देखिए, ठीक है, कहाँ पर गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ठीक है। तब आपका यानी मार्क्स में इम्प्रूव होगा, तब आपका नंबर इम्प्रूव होगा, नहीं तो ऐसे आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि आप पूरे सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने मार्क्स कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको कितने मार्क्स इसमें आए हैं, और सभी आप यानी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मान लीजिए बोल दीजिएगा सर 40 में हमको 35 आया है, तो यहाँ तो आप झूठ बोल देंगे कि सर 38 आया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जब कम मार्क्स आएंगे तब आपका जॉब नहीं होगा। तो आपको झूठ नहीं बोलना है। यदि आपको किसी को 40 में से 15 ही सही हुआ है तो आप बोलिए कि सर 15 सही हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आज 15 है, लेकिन धीरे धीरे आपका ये एक दिन जाकर 35 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो झूठ बोलेंगे कि 40 में हमको 38 होगा, तो इसका इम्प्रूव कभी नहीं होगा, ठीक है, इसका इम्प्रूव कभी नहीं होगा। तो जो सच्चाई है, जितना आपको आ रहा है उतना ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, और यदि आप सही बोलते हैं, 20 मार्क आ रहा है, 25 मार्क आ रहा है, बता रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे देखेगा ये आपको इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सीखते हैं, देखिए सभी व्यक्ति सीखकर ही आगे बढ़ता है, ठीक है, बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति को अभी 0 आता है तो 0 से आगे ही बढ़ेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया, वो भी 0 से ही पहुँचा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपको बन रहा है, जो जितने नंबर आपको आ रहे हैं उतने ही आपको बताना है, कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। हमको पता है आप लोग सही बताइएगा, कोई झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। आप यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।